हेलो एवरीवन, कैसे हो सब कोई। सीए फाउंडेशन जून 2023 की तैयारी तो जम के चल रही होगी। एंड यस, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन वन एस्पेक्ट, अकाउंट्स का थ्योरी क्वेश्चंस। अकाउंट्स का थ्योरी एक ऐसा पोर्शन है जो लोग अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं कि यार ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन पेपर्स चेक करते टाइम में ऑन एवरेज जो देखा गया है, लोग थ्योरी के क्वेश्चंस में ही मार खा जाते हैं। एंड अक्सर पेपर देने के बाद पता भी चलता है उनको कि यस यार मेरा थ्योरी तो खराब गया था, जाना ही है क्योंकि हमने उसको इग्नोर किया था। अब आप इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थ्योरी इतना ज्यादा है, इतना बड़ा मैथ है, उससे हम थ्योरी कैसे करेंगे उसका एक डर रहता है। एक कॉम्पैक्ट छोटा सा वीडियो है ये, जिसके अंदर थ्योरी का पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा। इसके पहले एक छोटी सी बात, 2 वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो वीडियोस देखना मत भूलना। 1 वीडियो इज ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस और एक है पास्ट कुछ थ्योरी क्वेश्चंस का अलग से एक वीडियो है। उन वीडियोस को देखना मत भूलना। वो वीडियो प्लस ये वीडियो अगर आप देख लेते हो, आपका 20 आउट ऑफ 20 गारंटीड है, ये मेरा वादा है। बस अपने साथ ईमानदारी बरतनी है, कर लेना है अच्छे से, और जून एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। द वर्ड इम्पॉसिबल तो सुना ही होगा, इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। So wish you good luck, and here we go with the theory questions. And last one more thing, don't forget to subscribe to the channel if you've not yet subscribed, and do share the video with your friends. यार जितनों का भला कर सकते हो भला कर दो, छोटी सी जिंदगी है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Thank you. So here we go with the theoretical questions. ये क्वेश्चन का कलेक्शन एमटीपी, आरटीपी एंड पास्ट ईयर के एग्जाम से लिया हुआ है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो 2 वीडियोस का लिंक है उनको देखना मत भूलना, वो प्लस ये वीडियो इस 20 आउट ऑफ 20। क्या चलो क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन बगल में कौन कौन से एमटीपी में आया हुआ है, कब आया है, वो भी आपके रेफरेंस कर दिया हुआ है। एनीवेज आपको मतलब नहीं, आपको तो मतलब है सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। डिस्कस द लिमिटेशंस व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता क्या है तो मालूम ही है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते वक्त क्या लिमिटेशंस होती है, वो क्या ध्यान में रखना है। द लिमिटेशंस व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड, द आंसर इज वेयर व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज फॉलोज। क्या लिमिटेशंस होते हैं, कि क्या ध्यान में रखना है। द फैक्टर्स व्हिच मस्ट बी रेलेवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड अ प्लेस इन द अकाउंट्स एज it cannot be measured in terms of money। मतलब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली दैट कैन बी रिकॉर्डेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रुपया पैसे में मेजर नहीं किए जा सकते, उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब आप इवैल्यूएशन करेंगे, जब आप उनका एनालिसिस करेंगे, तो ये फैक्टर्स तो उसमें रिकॉर्डेड नहीं है। सो दैट इज वन लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। द फैक्टर्स which may be relevant in assessing the worth of the enterprise, I'll repeat, don't find place in accounts as it cannot be measured in terms of money। तो money measurement principle ध्यान में रखना होगा। Second, balance sheet shows the position of the business on the day of its preparation। balance sheet as on से 31 मार्च 2023 का बना है, वो तो उस दिन का पोजीशन शो कर रहा है, लेकिन जो यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इसको यूज कर रहा है जून, जुलाई, अगस्त में, या 1 साल बाद, या 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद बहुत सारे कंडीशन चेंज हो चुके हैं, वो चेंज कंडीशंस ऑब्वियसली बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। दैट इज अनदर लिमिटेशन। Balance sheet shows the position of the business on the day of its preparation and not on the future date, while the user of the accounts are interested in knowing the position of the business in the near future and also in long run and not for the past date। आज अगर सपोज सितंबर हो गया है, सितंबर 2023 को मैं उस कंपनी की बैलेंस शीट का एनालिसिस कर रहा हूं, तो मुझे तो फिगर 31 मार्च की दिखाई देगी, बट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द करंट पोजीशन, जो कि बैलेंस शीट से पता नहीं चलेगा। अकाउंटिंग इग्नोर्स द चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। Obviously, inflation accounting नहीं होती है। There are occasions when accounting principles conflict with each other. There are many conflicting accounting principles. उसका effect भी financial statement में पता नहीं चलता है। Certain accounting estimates depend on the sheer personal judgment of the accountant। Accounting estimates क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे। Provision for bad debts is an accounting estimate. Depreciation is an accounting estimate। ये 2 अभी अब लोग जानते हैं फाउंडेशन लेवल में। रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, कई सारी चीजें हैं जहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स काम आता है, जो कि जो अकाउंटेंट जो बना रहा है उनको उसके पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, which will vary from person to person and that also cannot be shown in the financial statements। That is another limitation। Different accounting policies for the treatment of the same item adds to probability of manipulations। Different accounting policies for the treatment of the same item, depreciation, inventory valuation, इन सब में अलग-अलग methods है and all are valid, clear, but they are conflicting, right? So the
can add to manipulations. So these are the limitations of the financial statements. Next, change in accounting policy may have a material effect on the items of financial statement. Explain the statement with the help of an example. पहली बात तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है उसके बारे में एक छोटा सा चैप्टर आपके मैथ में है, मैं नहीं बोलूं, पढ़ना है, ध्यान से सुन लो. अकाउंटिंग पॉलिसी, डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, मैं फिर बोलूं यही दो आइटम्स को मैं लेके अभी बात कर रहा हूं, जैसा कि फाउंडेशन में आपको यही दो मालूम है. डेप्रिसिएशन चार्ज करने से अकाउंटिंग पॉलिसी, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. हर अकाउंटेंट अपने अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एसेट, डिपेंडिंग द नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि हम लोग कैसे एसेट को मेंटेन कर रहे हैं. क्लियर? अब अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होता है, चेंज इन द मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, एटलीस्ट ये आपके अपने टॉपिक में था, याद है? तो अगर वो चेंज होता है तो एक कंपनी में करोड़ों रुपए का फिक्स एसेट है, सपोज यार 400 करोड़ का फिक्स एसेट है, रिटर्न डाउन मेथड से अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड में आते हैं, रेट में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट में चेंज इन करोड़. डेप्रिसिएशन 5 करोड़ की जगह हो सकता है 8 करोड़ हो जाए. प्रॉफिट के ऊपर सीधा 3 करोड़ का इफेक्ट पड़ सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. दैट्स एन एग्जांपल. क्लियर? तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब ही अभी तक नहीं मालूम था, अभी पता चल गया चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी किसको बोलते हैं. कितना इजी टर्म है, थ्योरी पढ़ लेते तो एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क्स का मिस नहीं होता. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जांपल, कॉस्ट फार्मूला यूज्ड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन. इन्वेंटरी वैल्यूएशन में आप जानते हो लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज. एक मेथड से दूसरा मेथड में अगर हम लोग अपना मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन चेंज कर देते हैं, इन्वेंटरी का वैल्यू में चेंज इन लैक्स एंड करोर्स इन केस ऑफ बिग कंपनीज. इन्वेंटरी का वैल्यू चेंज होगा तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा. दैट इज अ मटेरियल इंपैक्ट. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में हैव एन मटेरियल इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इफेक्ट. क्लियर? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल. एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है लीफो फीफो वाला, एंड मैंने एक एग्जांपल और दिया आपको, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है समझ में आ गया, एंड उसका चेंज होगा तो उसका मटेरियल इफेक्ट क्या पड़ेगा समझ में आ गया. इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पहले आपको कराते हैं. ये रहा, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ब्रीफ. ये आरटीपी में 19 में आया हुआ है. आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड. तो अकाउंटिंग पॉलिसी is clear. Accounting policy refer to specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements. यार ये एक लाइन रट लेनी है. Accounting policies refer to specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements. Policy based on various accounting concepts. कोई एक सिंगल अकाउंटिंग पॉलिसी है ही नहीं, बहुत से अकाउंटिंग पॉलिसीज है. क्लियर? एंड एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड बताए थे. दो लिख दोगे तो भी चलेगा, एक मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन और एक है डेप्रिसिएशन चार्ज करना. अपने फाउंडेशन लेवल में ये दो काफी है. क्लियर? अब वापस हम लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिफरेंस. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, रिजर्व एंड प्रोविजन का डिफरेंस. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस एग्जामिनेशन. प्रेजेंट शो प्रोविजन एंड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. प्रोविजन हम लोग ऐसे आइटम्स के लिए बनाते हैं जो लॉस होना तो सर्टन है, अमाउंट सर्टन नहीं है. उस अमाउंट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद अ सर्टन डिग्री ऑफ कैलकुलेशन, विद अ सर्टन डिग्री ऑफ एस्टिमेशन. और कंटिजेंट लायबिलिटी याद है, एक ऐसा आइटम विच इज नॉट अ लायबिलिटी एट प्रेजेंट बट विच मे बिकम अ लायबिलिटी इन द फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट. आपकी कंपनी के अगेंस्ट में किसी कस्टमर ने कोर्ट में केस कर रखा है कंज्यूमर फोरम में कि उसको आपके प्रोडक्ट से प्रॉब्लम हुई, वो कॉम्पेंसेशन मांग रहा है. आप भी केस को फाइट कर रहे हो कोर्ट में. आउटकम इज अनसर्टन. हम लोग केस हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं. इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. सपोज वो क्लेम 5 लाख का है. एज ऑन द बैलेंस शीट डेट कोर्ट का जजमेंट अगर नहीं आया है, दिस इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हाउएवर इसको बैलेंस शीट के बाहर नोट करना पड़ता है, शो करना पड़ता है. बट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज अ
प्रोविजन, उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। या फिर विद इन द अकाउंटिंग ईयर, सपोज एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आपकी कंपनी में बड़ा रिपेयरिंग का कुछ काम हुआ था, आपके ऑफिस से कुछ फर्नीचर रिपेयरिंग का काम हुआ था, वो कारपेंटर अभी तक बिल रेज नहीं किया आपके ऊपर में, बट एक एस्टिमेट तो है कि शायद काम 10,000 का हुआ है, तो प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। प्रोविजंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। प्रोविजन नोन है, कंटिजेंट लायबिलिटी इज अननोन राइट नाउ। Provisions means any amount written off or retained by way of providing for depreciation, renewal, or diminution the value of an asset, or retained by way of providing for any known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy. It is important to know the difference between both of them. The difference क्या है? Provision is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation. Provision is a present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation. A contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Provision meets the recognition criteria. राइट, उसको रिकॉग्नाइज करना होता है, इसीलिए उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? उसके बाद अभी आपको जो मैंने कहा था कि इस वीडियो के लिंक में जो 2 वीडियोस दिए हुए हैं, एक है कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के ऊपर, जरूर से देख लेना, जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस का बहुत शॉर्ट वीडियो है, उसमें पूरा नॉलेज मिल जाएगा, बहुत क्विकली हो जाएगा। एंड डोंट मिस इट, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्वेश्चंस हमेशा आते हैं यार, डोंट मिस इट। एंड एक बार डिस्टिंक्शन आ गया ना, आईपीसी फाइनल करने का अलग ही जुनून होगा। प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड गाइज। फाउंडेशन को सिर्फ पास करने का टारगेट मत रखो, फाउंडेशन में टारगेट रखो कि हमको 300 लेके आना है। 300 का टारगेट रखोगे ना, तब शायद कहीं 280 उसके ऊपर जो गाड़ी रुकेगी, दैट इज डिस्टिंक्शन, राइट। गोइंग कंसर्न एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट का डिफरेंस मैं उसको रीड आउट नहीं कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो उसको आप, राइट। गोइंग कंसर्न याद है क्या बोलता है? बिजनेस गोज ऑन फॉर एवर। बुक्स अकाउंट्स बनाते वक्त हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, राइट। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ क्लोजिंग द बिजनेस इन द नियर फ्यूचर एंड इट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग अपने एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं, एट एक्विजिशन कॉस्ट पे मेंटेन करते हैं। जब इनका डिफरेंस आता है लोग घबरा जाते हैं, डिफरेंस कैसे लिखें? कुछ नहीं यार, दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में 3-3, 4-4 लाइन लिख दो, आप काम हो जाएगा आपका। यस सर, डिफरेंस ये नहीं कि टेबल बना के लिखना है, पैराग्राफ बना के, नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट्स को जस्ट डिफाइन कर दो, योर जॉब इज डन। क्लियर? मनी मेजरमेंट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन मैंने जो बोला है वीडियो उसके अंदर में दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दिस। अकाउंटिंग पॉलिसीज वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों सेट किए जाते हैं? आई होप यू ऑल नो कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी आर द 2 इंपॉर्टेंट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। The main advantage of setting accounting standards is that adoption and application of accounting standards ensures uniformity, comparability, and qualitative improvement in the presentation and preparation of financial statements. The main advantage of setting accounting standards is that the adoption and application of accounting standards ensures uniformity, comparability, and qualitative improvement in the preparation and presentation of financial statements. The other advantages are reduction in variations, disclosures beyond that required by law, and facilitates comparison. Most important क्या बताते हैं? Comparison. एक कंपनी का दूसरे कंपनी से कंपेयर करने के लिए we need to follow the accounting standards, ताकि बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मर्केंटाइल बेसिस को एक्रुअल बेसिस भी बोला जाता है। मर्केंटाइल सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेस्ड अकाउंटिंग प्रोफेशनल लोग जो फॉलो करते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यूजुअली दे फॉलो, जिसमें क्या होता है, जितना कैश आया सिर्फ उसी को इनकम मानते हैं और जितना कैश गया उसी को एक्सपेंसेस मानते हैं।
outstanding, prepaid are not recorded in the books of accounts under the cash basis, right? Actual basis में लेकिन outstanding, prepaid, accrued, pre-received ये सब का adjustments किया जाता है. That is a mercantile system of accounting, right? And ये question difference between cash basis and actual basis is another very important question for this attempt. Clear? So cash system of accounting is a system by which a transaction is recognized only if cash is received or paid. In cash system of accounting, entries are made only when cash is received or paid. No entry being made for when a payment or receipt is merely due. Outstanding entry pass नहीं करते. इतना ही तो याद रखना है. Cash system is normally followed by professionals. बता दिए थे. Actual system normally जितने भी business concerns है, they all will have to follow compulsory the actual system of accounting. Clear? जिसमें accrued, outstanding, prepaid, बस यही वर्ड्स, यही की वर्ड्स है जो आपको याद रखना है. इनको जस्ट अंडरलाइन करके रखिए, हाईलाइट करके रखिए, तो की वर्ड्स को ध्यान में रखिए. एग्जाम में आपका 20 आउट ऑफ 20 थ्योरी में कहीं नहीं गया. नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट का डिफरेंस मैं अगेन स्किप कर रहा हूं, बताए थे. इनमें सिर्फ आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता देना होता है. कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं इस वीडियो में. क्लियर? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो रेवेन्यू एंड कैपिटल के बारे में आइडिया होनी चाहिए आपको. रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी होती है? जो रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार मिलती है. गुड सेल करके जो पैसा आ रहा है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट. आपने बैंक में पैसा जमा किया, उसके वजह इंटरेस्ट मिलता है, जो डिविडेंड मिलता है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट. बट आपने एसेट बेचा, एसेट बेच के जो पैसा आया, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट. आपने बैंक से लोन लिया, उससे जो पैसा आया, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, राइट? रेवेन्यू रिसिप्ट्स को क्या ट्रीट करते हैं? हाउ आर दे ट्रीटेड? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड टू द रेवेन्यू स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट या पीएल अकाउंट. In the case of business entities, in the case of income expenditure, there's non-trading organizations, it is credited to the income and expenditure account. अगर पूछेगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम लोग रेवेन्यू स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट करते हैं. इन शॉर्ट, इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा होता है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें क्रेडिट करते हैं. दैट इज आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. अकाउंटिंग पॉलिसी याद है, बताए थे. डेप्रिसिएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, जहां पे अलग अलग पॉलिसीज होते हैं, उनमें अगर चेंज करते हैं, दे हैव एन मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एग्जांपल देखिए, ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट रीड दिस. आई सेड अकाउंटिंग पॉलिसीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? कैश बेस, एक्चुअल बेस बता दिया आपको, इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस तो है ही, हमेशा आएगा ही उसमें से. नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स वी ऑलरेडी डिस्कस गाइस थोड़ा पहले, कि क्यों बनाया जाता है. कंपैरिजन, कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए. क्लियर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं, उनको क्या लिमिटेशंस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्लियर? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उससे अप्लाइड क्वेश्चन भी आता है, याद है? आर द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? अच्छा, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस का बेसिस क्या होता है? कि या तो वो खर्चा रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है. तो रिकरिंग खर्चा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन रिकरिंग खर्चा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट? सेकंड, अगर उस खर्चा से कोई एसेट बिल्टअप हो रहा है, या एसेट का लाइफ बढ़ रहा है, या एसेट का एफिशिएंसी सब्सटैंशियली बढ़ रहा है, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब्सटैंशियली कम हो रहा है, ये चार क्राइटेरियंस, तो वो खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर. अदरवाइज दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ एसेट के लाइफ को मेंटेन करने के लिए होता है, उस एसेट का लाइफ बढ़ता नहीं है. जैसे मशीन का रिपेयरिंग कराएं, नॉर्मली जो रिपेयरिंग कराते हैं, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट मशीन का आपने कुछ ऐसा रिपेयरिंग कराया है जिससे मशीन का प्रोडक्शन कैपेसिटी 30% या 40% बढ़ गया, देन दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बिल्डिंग बनाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. पहली बार उस बिल्डिंग का कलरिंग कराए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. बट बाद में बार बार जब बिल्डिंग का कलरिंग कराते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. गॉट इट? सो यहां पे ना बेसिस है, किस किस बेसिस पे, बहुत बार नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, राइट? कैसे? अगर आपने फर्नीचर खरीदा है, मैं मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मैंने फर्नीचर खरीदा है, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट एक फर्नीचर वाला जब
टेबल चेयर खरीद रहा है, वो तो बेचने के लिए खरीद रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड कर रहा है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग पे डिपेंड कर रहा है, पर्पस पे डिपेंड कर रहा है, मेटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, सिग्निफिकेंट अमाउंट अगर है, मेटेरियल अमाउंट अगर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? अब सोचो यार, सीए फाउंडेशन में इस तरह का इतना बेसिक क्वेश्चन कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक ये कीवर्ड याद रखना है, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नंबर वन। नंबर टू, इट इज द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट को बनाने के काम में आता है यार। इतना ही तो ध्यान में रखना है। अब सोचो अगर ये क्वेश्चन नहीं किया हो रहा है, हमारे फाउंडेशन में बिना मतलब का 2 या 3 नंबर चला जाता है, राइट? नेक्स्ट, व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू सोसाइटी? यार यू आर अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप क्या सर्विसेज समाज को दे सकते हैं, सोसाइटी को क्या सर्विसेज दे सकते हैं आप? ऑब्वियसली मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, फाइनेंशियल एडवाइस एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, other services like secretarial work, share registration work, company formation, arbitration, etc. ये सर्विसेज आप ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकते हैं। यार ये तो याद रखो, सीए बनने के बाद में एसी से ही नोट छापना है, राइट? नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा था ये क्वेश्चंस कि क्लासिफाई देम इनटू कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। लीगल फीस ऑन एक्विजिशन ऑफ लैंड, लैंड खरीदते टाइम में जो भी लीगल फीस लग रहा है, लॉयर को फीस पे कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्लीट रीपेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का आप रीपेंटिंग, अभी एग्जांपल देके बताए थे, नया बिल्डिंग जब है तब पेंटिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाद में रीपेंटिंग कराते हैं, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? रीपेंटिंग ऑफ डिलीवरी वैन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? ड्रेनेज फॉर न्यू इक्विपमेंट, ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैरेज कॉस्ट ऑन रिप्लेसमेंट पार्ट्स फॉर अ पीस ऑफ मशीनरी, ऑब्वियसली दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आप एक नया मशीन खरीद रहे हैं, उसका कैरेज, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट में डिफरेंस, अगेन पैराग्राफ वाइज लिखना होता है। चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी वाला मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट, उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का अलग से वीडियोस यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसको मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा आपके लिए, राइट? अगेन रेवेन्यू कैपिटल का कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस का नया यूनिट बैठाए हैं, उसका इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू हीटिंग सिस्टम, नया एसेट लगा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीपेंटिंग और डिलीवरी वैन ऑलरेडी डिस्कस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ड्रेनेज फैसिलिटी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज एक एग्जिस्टिंग मशीन को पानी का सप्लाई दे रहे हैं या पानी का आउटलेट, नया मशीन के लिए जो कुछ भी इंस्टॉलेशन खर्चा आ जाता है, ऑल दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। लीगल एक्सपेंस ऑलरेडी डिस्कस्ड, नंबर एफ आल्सो वी डिस्कस्ड। क्लियर? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अकाउंटिंग असम्पशंस जो होते हैं ना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल, ये तीनों को ना फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस बोले जाते हैं। मतलब क्या है कि इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम ये मान लिया जाता है दैट ये तीनों को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया है। इनको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो डिस्क्लोज करना पड़ता है। इनको फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंप्लाइड है कि कोई भी एंटिटी जो अपना फाइनेंशियल स्टेटस बना रही है, ये तीनों को फॉलो करके बना रही है। क्लियर? GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, याद रहेगा ना? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस मैं बाद में नेक्स्ट एक अपकमिंग वीडियो से जो बिल ऑफ एक्सचेंज अदर चैप्टर्स आएंगे उनसे रिलेटेड ये थ्योरी है, जो उसमें कवर अप करेंगे। कैश बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस अकाउंटिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एडवांटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, देख लो कितने रिपीट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये वाले, ठीक है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चंस विल डिस्कस इन द चैप्टर ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगेन। एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, वी ऑल नो वेरी वेल, जहां पे 2 एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, द डेबिट एस्पेक्ट एंड द क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड।
जर्नल क्या होता है? यू ऑल नो वेरी वेल, द ओरिजिनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स. इट्स नॉट द किंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. किंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेजर को बोलते हैं. यस सर, जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, राइट. ट्रांजैक्शन फर्स्ट हैंड रिकॉर्डेड इन द जर्नल. जर्नल को सब्सिडियरी बुक्स भी बोला जाता है, उसको डे बुक्स भी बोला जाता है. क्लियर? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन का इंपॉर्टेंट. आप सोचो यार, एक बीआरएस का क्वेश्चन आ जाए 8 नंबर का, उसका 4 नंबर का बीआरएस का थ्योरी आ जाए. 4 नंबर जा सकता है ना बेकार का, नहीं तो मन से फेंक के आओगे थ्योरी को. थोड़ा सा पढ़ी लो. Banks are essential to modern society, but for industrial unit, it serves as a necessary instrument in the commercial world. Most of the transaction business are done through the bank, right? Whether it is a receipt or a payment, rather it is legally necessary to operate the transaction through the bank after a certain limit. All the transactions which have been operated through bank, if not verified properly, the industry may not be sure about its liquidity position in the bank on a particular day. हमारा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर हम लोग बीआरएस नहीं बनाएंगे ना, तो हमको पता नहीं रहेगा एग्जैक्टली हमारा बैंक में बैलेंस कितना है. बिकॉज हमारा कैश बुक का बैलेंस, हमारा बैंक बैलेंस में भी डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस. डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस के चलते डिफरेंस हो सकता है. इसलिए टाइम टू टाइम बीआरएस बना के रखना जरूरी होता है, ताकि हमको पता रहे कि हमारा बैंक बैलेंस एग्जैक्टली कितना है. बैंक वाले से कोई भी कई गलतियां भी हो सकती हैं. क्या पता यार हमारा पैसा बैंक वाले ने किसी और में क्रेडिट कर दिया है, या किसी और का इश्यू किया वजह हमारे बैंक में डेबिट कर दिया है. उल्टा होगा तो चलेगा, बट हमारा पैसा कहीं और चला गया तो नहीं चलेगा ना यार. वो चेक करने के लिए बीआरएस बनाते रहना होता है. क्लियर? नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज थ्योरी. बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में हम ले लेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस. यू ऑलरेडी सेड 3, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल. एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज. अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या चीज को लेके होती है? प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन एंड ये सब कुछ. ये अगेन रिपीट क्वेश्चन है. एंड अब देखो यार, बेसिक जर्नल्स का क्वेश्चन है जो जर्नल के चैप्टर में लेंगे हम लोग. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जर्नल के चैप्टर में ले लेंगे. क्लियर? कैपिटल एंड रेवेन्यू. क्या एक दो एग्जांपल्स और. An extension of a railway track in the factory area. Extension railway track in the factory area, that is definitely a capital expenditure, क्योंकि उससे हमारे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगी. राइट? अमाउंट स्पेंट ऑन पेंटिंग द फैक्ट्री. फैक्ट्री का पेंटिंग बोला, न्यू बिल्डिंग नहीं बोला है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे हम उसको. पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस एक्सटेंशन. डेफिनेटली नया ऑफिस का एक्सटेंशन, ऑफिस का एक्सटेंशन किए, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट. ये एक नया क्वेश्चन आ गया. अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू न्यू साइट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक साइट से दूसरे साइट पे अपना स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हो या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, दैट हैज टू बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज उससे कोई बहुत बड़ा एसेट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा आपका. क्लियर? रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन विच चेंज टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Expenditure for change of rings and pistons for engine is a revenue expenditure because the change of rings and piston will restore the efficiency of the engine only and will not add anything to the capacity of the engine. Clear? Noting charges, retirement, overriding commission, ये सब कुछ हम bill of exchange and consignment के चैप्टर के टाइम में डिस्कस करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज उन चैप्टर से कनेक्टेड है. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट अकाउंट स्टैंडर्ड, वी आर ऑलरेडी डन. विश यू गाइस ऑल द बेस्ट. अब ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे. जस्ट एक चीज चाहिए आपसे, लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और क्या चाहिए अभी जून के एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए. और मेरा वादा है वो वीडियो आपके पास एक दिन के अंदर में लॉन्च कर दूंगा. जस्ट एटलीस्ट लीव अ कमेंट दैट व्हाट डू यू गाइस नीड, एंड इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू. साइनिंग ऑफ, योर ओन गौतम सर.